वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्यकालीन इतिहास बीए तृतीय वर्ष के महासंग्राम वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 2023 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यह वीडियो। आपको बता दूं, इससे पहले मध्यकालीन इतिहास का बीए तृतीय वर्ष से संबंधित पेपर 1 की वीडियोज आ चुकी हैं। उनको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, खास करके जिसमें आपको पेपर 1 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास में 1857 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक जो इतिहास है, खास करके भारतीय इतिहास, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसको कहा जाता है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति से प्रारंभ जो होता है और 1947 यानी आज़ादी तक हमको इतिहास पढ़ना था पेपर 1 में, मध्यकालीन इतिहास में, बीए तृतीय वर्ष या बीए पार्ट 3 में, या बीए थर्ड ईयर जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो उसका पेपर 1। अच्छा, बीए थर्ड ईयर में 3 पेपर होते हैं किसी भी विषय वस्तु के। तो दूसरे पेपर का नाम है, आज जो हम चर्चा करेंगे, तो दूसरे पेपर का आपके नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोप। यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ यूरोप। 1919 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक के बारे में पढ़ना है। यूरोप के इतिहास के बारे में पढ़ना, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये खास करके जो चीज़ें हुई है 1919 से लेकर के 1945 तक विश्व स्तर पर यूरोप में, खास करके तो यूरोप के इतिहास के बारे में हमको पढ़ना है। 1919 से लेकर के 1945 तक के इतिहास के बारे में, तो यहाँ पर आपके प्रश्न मिलेंगे जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के तो नहीं प्रश्न है, लेकिन यहाँ से अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी होगी तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय तो लिखित ही परीक्षा करवाते हैं, तो लिखित वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप जान पाएंगे तमाम प्रकार के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो पेपर 2 होगा। पेपर 3 की अगर बात की जाए तो पेपर 3 में आपको क्या पढ़ना होता है भाई? पेपर 3 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होता है ये भी जान लीजिए, चूंकि इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा मध्यकालीन इतिहास बीए तृतीय वर्ष वालों के लिए, वो मैं तीसरे पेपर का महासंग्राम वीडियो दूंगा। फिर उसके बाद में एक एक मॉडल पेपर मैं सभी का दे दूंगा। बस आपका काम हो जाना, एक महासंग्राम वीडियो और एक मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, आप आसानी से नंबर पाएंगे। ठीक है, तो बीए तृतीय वर्ष मध्यकालीन इतिहास की अगर बात की तो तृतीय प्रश्न पत्र में आपको क्या पढ़ना है? पेपर नंबर 3 जो आएगा वीडियो, उसके अंतर्गत आपको भारतीय संस्कृति के इतिहास के बारे में पढ़ना है। 1200 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के बारे में जो भारतीय संस्कृति का जो इतिहास रहा है, 1200 ईस्वी से प्रारंभ होकर के और 1900 ईस्वी तक के समय काल के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, हर एक पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। तो वो पेपर नंबर 3 आपका होगा। ठीक है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसके बाद में वही वीडियो आपकी आएगी। ठीक है, इसके अलावा और भी पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 का और पेपर 2 का महासंग्राम वीडियो हो चुका है। पेपर 3 का जल्दी हो जाएगा। और होम साइंस का पेपर 1 पेपर 2 दे दिया है। पेपर 3 उसमें होता नहीं है, प्रैक्टिकल होता है अभी थर्ड ईयर में होम साइंस में। इसी प्रकार से जियोग्राफी का पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 का पार्ट 1 दे दिया है। पार्ट 2 की वीडियो जल्दी आ जाएगी और एक प्रकार से पार्ट 3 वाली भी वीडियो आ जाएगी, तो उसको लेकर के आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, चले इसी प्रकार से सोशियोलॉजी का 1-2 दिन में सोशियोलॉजी की आ जाएगी। तो मैं सभी सब्जेक्ट को लेकर के जल्दी वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चले, प्रश्न आपका है, देखेंगे प्रश्न आपका क्या है। मंचूरिया संकट क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। मंचूरिया संकट के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, आप बताने का प्रयास करेंगे कि मंचूरिया संकट है क्या। मंचूरिया संकट के बारे में बताएं भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे मंचूरिया संकट। तो मंचूरिया संकट की अगर बात की जाए तो इस संकट का समाधान खास करके, आइए मैं इसको जानने का प्रयास करता हूँ, संकट क्या था और समाधान के लिए क्या पहलू, क्या चीज़ें की गई। देखें, तो इस संकट का समाधान करने में राष्ट्रसंघ पूरी तरह से असफल रहा और यही असफलता खास करके जो हुई राष्ट्रसंघ की, जो बना था, तो उसके बारे में अगर बात की है तो उनके विनाश का कारण बनी राष्ट्रसंघ के। इसके अलावा दिसंबर 1931 ईस्वी में जापान ने अचानक चीनियों पर आक्रमण कर दिया और मुकदन, जिसको आप मंचूरिया कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। तो खास करके चीनियों का मतलब जापान ने कहाँ पर आक्रमण किया था? चीनियों के ऊपर आक्रमण किया था और अचानक से आक्रमण किया था। और मंचूरिया नामक स्थान जो कि चीन का स्थान है, मुकदन, उस पर क्या कर लिया भाई? उस पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रसंघ में सहायता की याचना की गई, परंतु कोई परवाह न करते हुए 1931 ईस्वी के अंत तक उसने लगभग संपूर्ण मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। किसने? जापान ने। तो एक प्रकार से ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यही था मंचूरिया संकट। ठीक है, मंचूरिया को कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा? जापान के द्वारा। कहाँ का था वो? चीन का क्षेत्र था। ठीक है, चीनियों का था। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है।
प्रश्न है फासिस्ट दल की स्थापना के बारे में आप बताएं। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा फासिस्ट दल की स्थापना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में आप बताएं भाई। तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था भाई? प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो 1914 में हुआ था, आप सभी को पता है। और 1918 में युद्ध जो हुआ था वो समाप्त हुआ था, ठीक। तो अब जो फासिस्ट दल की स्थापना हुई, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर क्या हुआ कि मुसोलिनी को अपनी संगठन शक्ति का परिचय देने का जो है खास करके अनुकूल अवसर प्राप्त हो जाता है। और इटली को निराशा की स्थिति से उबारने के लिए उसने मतलब कि जो भूतपूर्व सैनिक थे उन सैनिकों तथा जो युवा देशभक्त थे उनको एक संगठन बनाया, मतलब कि बनाने का निर्णय दिया। उन सभी को मिला करके एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? मुसोलिनी ने फासिस्ट दल रखा, ठीक है। और वास्तव में उसने समस्त फासिस्ट संस्थाओं का क्या किया था? एकीकरण करने का काम किया। और उसने संघर्ष के लिए तैयार किया किन्हें? जो खास करके युवा देशभक्त थे और जो खास करके जो भूतपूर्व सैनिक थे वो, ठीक है। तो उन लोगों को इकट्ठा किया, संगठन बनाया। कौन सा संगठन? फासिस्ट दल की स्थापना करी, ठीक है। क्लियर हो रही बातें? आगे बढ़ा जाए तो एक प्रकार से ये था खास करके प्रथम विश्व युद्ध के बाद की चीजें की गई। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध खास करके वो वर्साय की संधि जो है खास करके द्वितीय विश्व युद्ध की कारण बन जाती है। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए क्या होता है? वो खास करके द्वितीय विश्व युद्ध मतलब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो वर्साय की संधि समाप्त होता है। और वर्साय की संधि कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कठोर और अपमानजनक संधि की शर्तें थी। और खास करके वो जर्मनी को लेकर के थी। जर्मनी ज़्यादा उसमें घाटा खा रहा था और जर्मनी सहन नहीं कर सका, क्योंकि जर्मनी का घोर अपमान किया गया उसमें। और उसके लिए यह भी स्वाभाविक था कि भविष्य में वह फिर युद्ध द्वारा ही अपमान ढोने का प्रयत्न करेगा, ये पहले से तय हो गया था। उसी जो है खास करके उस समय क्या था कि भाई रूस और जो अमेरिका था एक ही दल के सदस्य थे। और खास करके जापान वगैरह इसके साइड थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे क्या था, जो जर्मनी था उसको ये लगा कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है। और पेरिस शांति सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उसने एक विश्व वृक्ष के बीज का आरोपण किया जो 1939 में एक विशाल संहारक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। और खास करके आप देखते हैं उसका कहीं ना कहीं पे पूरा संसार उसका विष जो है कहीं ना कहीं पे विष का प्रभाव पूरे संसार पर पड़ा। तो ऐसे देखेंगे जर्मनी जो है एक प्रकार से उस समय असहाय था। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर उसका जबरदस्ती था एक प्रकार से। तो कहीं ना कहीं पे उसका मन में चीजें चल रही थी। और वर्साय की संधि कोई संधि नहीं थी, या 20 वर्षों के लिए एक विराम संधि बोल सकते कि 20 वर्षों के लिए युद्ध हम बंद कर देंगे, ऐसी संधि एक प्रकार से थी। ये किसने कहा? ये खास करके माबूली फौज कहते हैं। वो कहते हैं कि वर्साय की संधि कोई संधि नहीं है, यह 20 वर्षों के लिए एक विराम संधि है। और फौज की भविष्यवाणी खास करके सत्य भी हुई और 20 वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध भी आरंभ हो गया था। तो कहीं ना कहीं पे वर्साय की संधि ही बीज बो देती है। तो फासिस्ट दल की स्थापना होना परम ही आवश्यक था। आगे बढ़ते तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। प्रश्न है आपका आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी क्या है भाई? आर्थिक मंदी उस समय बहुत ज्यादा फैली हुई थी 1929 के प्रारंभ में। खास करके आप देखेंगे 1929 के प्रारंभ में औद्योगिक उत्पादन बढ़ता जा रहा था। रूस में नवनिर्माण की आर्थिक योजनाएं लागू की जा रही थी। जर्मनी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और बाहर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संसार जो है वो तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। परंतु क्या हुआ कि जब ऐसी चीजें बहुत जल्दी जल्दी होने लगी तो परिस्थिति ऐसी बदली कि संपूर्ण संसार जो था वो आर्थिक संकट से ग्रस्त हो गया। एक ऐसा समय आया कि विश्व मंदी उस समय आई। और 24 अक्टूबर 1929 को एक धमाके की तरह आर्थिक संकट शुरू हो गया। और इसे आर्थिक मंदी के नाम से पुकारा जाता है, जो संकट शुरू हुआ 1929 के आसपास। उस दौर में पूरा संसार जो है कहीं ना कहीं पे आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आर्थिक मंदी के बारे में एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चले आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है कि हिटलर का कार्यक्रम, हिटलर के कार्यक्रम के बारे में बताएं। तो हिटलर आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का कहीं ना कहीं पे सर्वे सर्वा, ये द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ हिटलर की वजह से हुआ। और हिटलर कहीं ना कहीं पे आपको पता होगा बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। और लगातार आप देखें कि बहुत दिनों तक एक प्रकार से उसने इकट्ठा किया। एक सैनिक था, सैनिक के बाद में क्या बन गया? देखते पूरी जर्मनी का एक प्रकार सर्वे सर्वा हिटलर हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखते हैं कितने लंबे समय तक युद्ध लड़ा और बहुत ज़्यादा सेना उना बटोर ली थी इसने। और बहुत ज़्यादा हथियार वगैरह भी इसके पास थे। अगर कहीं ना कहीं पे आपको बता दूं कि अमेरिका जो है
अमेरिका नहीं आता बीच में, बम नहीं गिराता जापान पर, तो युद्ध मेरे हिसाब से उतना जल्दी समाप्त नहीं होने को था। हिटलर ने अपनी पार्टी में निम्नलिखित कार्यक्रम रखे थे, तो हिटलर के कार्यक्रम को उसकी पार्टी के कार्यक्रम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। पहली बात तो यहूदियों ने जनसाधारण को जो ऋण दिया था, हिटलर ने क्या कर दिया, उसे माफ करने का वादा भी किया। इसके अलावा हिटलर ने कहा कि वह श्रमिकों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्ति दिलाएगा। इसके अलावा साम्यवाद का विरोध किया जाएगा। जनता जिन बातों को सोचती है, मानती है या चाहती थी, उसे हिटलर ने पूरा करने का वादा भी किया और जर्मनी का पूरा बेड़ा इसके हाथ में अब आ चुका था, किसके, हिटलर के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका 5वां नंबर, वाशिंगटन सम्मेलन क्या था भाई? वाशिंगटन सम्मेलन के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वाशिंगटन सम्मेलन, तो अमेरिका जापान की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहता था, क्योंकि जापान भी उस समय एक प्रकार से उभर रहा था, इधर अमेरिका उभर ही रहा था। तो जापान मतलब जो अमेरिका था वो क्या करना चाहता था, जापान की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहता था। और इसीलिए उसने क्या किया, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन, पुर्तगाल, बेल्जियम और हॉलैंड को एक सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया, ताकि सब इकट्ठा होंगे। उसके बाद में इस बात पर चर्चा होगी कि भाई कैसे किसी देश की शक्ति पर कब्जा किया जाए और उसको रोका जाए। तो इसी खास करके जो वाशिंगटन सम्मेलन हुआ, इसमें इन सभी देशों को बुलाया गया, जापान को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, इटली को, चीन को, पुर्तगाल को, बेल्जियम को, हॉलैंड को, ठीक है, एक निमंत्रण दिया गया जिसमें शस्त्रीकरण पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाएगा, ऐसा बताया गया। और इस विषय में प्रशांत महासागर और सुदूर पूर्व के, मतलब कि जो पूर्वी, जो दूर पूर्व है, यानी सुदूर पूर्व मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है, यानी एकदम पूर्वी छोर पर, तो सुदूर पूर्व के प्रश्न पर भी विचार विमर्श होगा। और 12 नवंबर 1921 ईस्वी को वाशिंगटन में सम्मेलन शुरू हुआ, वाशिंगटन सम्मेलन, और फरवरी 1922 ईस्वी को समाप्त हुआ। और इसमें शस्त्रीकरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन देशों को बुलाया गया था, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि जापान जो है वो बढ़ रहा है, अगर जापान बढ़ जाएगा तो फिर अमेरिका सोचेगा कि भाई अपना जो दावेदारी है वो मैं कैसे प्रस्तुत कर पाऊंगा, तो इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 6ठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चार बड़ों की परिषद ये क्या है? तो मार्च 1919 ईस्वी में यह घोषणा की गई थी कि भविष्य में संधि से संबंधित सभी कार्य चार बड़ों की परिषदें करेंगी। और ये चार व्यक्ति कौन थे? एक तो थे भाई अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, इसके अलावा लॉर्ड जॉर्ज क्लीमेंसो और ओरलैंडो, जिसमें किसी प्रकार की समानता ना थी, अपनी अपनी ढपली, अपने अपने रंग वाली बात थी है। और क्लीमेंसो का व्यक्तित्व तो शांति विरोधी था, उसका एकमात्र उद्देश्य जर्मनी का दमन करना था। तो ये चार लोग मिलकर के, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, इसके अलावा लॉर्ड जॉर्ज थे, क्लीमेंसो थे और खास करके ओरलैंडो थे। ये चार व्यक्ति मिलकर के सोच रहे थे कि भाई पूरा संसार पर हम ही कब्जा करेंगे, मतलब कि कोई संधि होगी तो हम ही लोग करेंगे। तो ये खास करके चार बड़ों की परिषदें, अगर कोई व्यक्ति को कोई संधि का प्रस्ताव होगा या कुछ भी होगा तो ये चार बड़ों की परिषद जो है ये करेंगी संधि। तो प्रथम विश्व में आप देखते हैं जर्मनी को इसी तरीके से दबाया भी गया था। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है भाई, मैं बाकी प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा, ऐसी बात नहीं कि केवल छोटे छोटे प्रश्नों को बताऊंगा, मॉडल पेपर में हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आपका 7वां नंबर प्रश्न है, जेनेवा प्रोटोकॉल 1922 ये क्या है? तो जेनेवा प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो सितंबर 1924 में ब्रिटेन और फ्रांस ने राष्ट्रसंघ की 5वीं असेंबली में निशस्त्रीकरण और सुरक्षा से संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने? ब्रिटेन और फ्रांस ने राष्ट्रसंघ की जो 5वीं असेंबली हुई थी 1924 में सितंबर के महीने में, तो उसमें निशस्त्रीकरण और सुरक्षा से संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और इस प्रस्ताव के आधार पर चेकोस्लोवाकिया ने एक योजना तैयार की, जिसे राष्ट्रसंघ की सभा ने 2 अक्टूबर 1924 ईस्वी को स्वीकार कर दिया था। और यही योजना जिनेवा प्रोटोकॉल के नाम से विख्यात हुई, ठीक है। अच्छा, खास करके आपको बता दूं, ये राष्ट्रसंघ बार बार जो आप शब्द आ रहा है, ये आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये राष्ट्रसंघ है क्या। तो राष्ट्रसंघ में प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लोगों को लगा कि भाई दोबारा युद्ध ऐसा ना हो, चूंकि भीषण जनसंहार हुआ, तमाम प्रकार के एक प्रकार से युद्धों में खपत हुई लोगों की, झगड़ा लड़ाई से आपको पता होगा जनधन हानि ही होती है। तो वही सब हुआ, तो लोगों को लगा कि भाई कुछ ऐसी परिषदें बनाई जाए जो कि क्या करें, जो कि इन सभी को रोके, मतलब ताकि झगड़ा वगैरह ना हो पाए। तो जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ है उसी का एक छोटा सा भाग पहले, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक राष्ट्र संघ बना था,
लेकिन राष्ट्र संघ पर क्या था कि भाई जो बड़े बड़े देश थे उन्हीं का प्रभुत्व हो गया, वही लोग अपने आप में जमीन जहां मन मर्जी था वहीं पर एक प्रकार से अपना बोलबाला मतलब होने लगा उनका। तो इसके कारण से क्या हुआ कि और देशों को लगने लगा कि भाई ये गलत है। तो इसके कारण से क्या हुआ कि फिर दोबारा युद्ध हुआ। तो जिनेवा जो प्रोटोकॉल था खास करके शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए प्रथम प्रयास था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें यह बताया गया था कि यदि कोई राष्ट्र शांतिमय उपायों को छोड़े या कैंसिल मतलब कि काउंसिल द्वारा निर्धारित फैसले या तीसरे दल के निर्णय का उल्लंघन करे तो उसे आक्रमणकारी माना जाएगा, और किसी भी राष्ट्र को आक्रमणकारी करार देने में काउंसिल का 2/3 मत आवश्यक था। और इसमें अभी बताया गया था इस प्रोटोकॉल में कि इस विधि से जब आक्रमणकारी की परिभाषा निश्चित कर दी जाए तो उस अवस्था में हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और सैन्य संचालन का भार उन सदस्यों मतलब या उन सदस्य खास करके राज्यों के हाथ में हो रहेगा। तो कई प्रकार की चीज़ें इसमें जो है बताई गई। तो ये एक प्रकार शांति और सुरक्षा को बनाने के लिए किया गया, लेकिन वो एक प्रकार से उतना हो नहीं पाया। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका आ गया हिटलर। हिटलर के बारे में प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। हिटलर के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा। हिटलर कौन था भाई? हिटलर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पूर्ण रूप से परास्त हो गया था, और युद्ध के बाद जर्मनी में खास करके हिटलर का उदय हुआ ऐसा कहा भी जाता है। हिटलर 1924 ईस्वी में नाजी दल का गठन करता है, और हिटलर खास करके नाजी दल का कर्ता धर्ता था, और उसने 1933 ईस्वी में जर्मनी के राष्ट्रपति पद का दायित्व संभाला, और उसने ही द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट भी किया था। और वस्तुतः हिटलर या खास करके हिटलर का समय का ही इतिहास में नाजीवाद के नाम से प्रसिद्ध है। जो इतिहास में हम नाजीवाद पढ़ते हैं वो हिटलर का ही समय है। हिटलर के द्वारा ही चलाया गया था, नाजी दल की का कर्ता धर्ता बना, नाजी दल का गठन हुआ था 1924 में, हिटलर ने ही किया था, और उसका सर्वे सर्वा वही था, हिटलर ही था। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं हिटलर जो एक सैनिक था वो किस प्रकार से आगे बढ़ करके और जर्मनी का कर्ता धर्ता हो जाता है, और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव जो है खास करके डालता है, लड़ता है खूब अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि भाई वो डर जाता है, बिल्कुल डरता नहीं है। अंत तक कितने दिनों तक युद्ध करना अकेले मतलब वैसी बात नहीं, बहुत तीव्र गति से युद्ध, बहुत ज़्यादा हथियार वगैरह भी इकट्ठा कर लिया था इसने। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। आगे बढ़ा जाए, चले आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न आपका है, मुसोलिनी कौन था? तो मुसोलिनी के बारे में अगर बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में मुसोलिनी ने खास करके किस दल की, फासिस्ट दल की स्थापना किसने करी थी? मुसोलिनी ने करी थी। ठीक है, और नाजी दल की स्थापना, नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने करी थी। ठीक है, मुसोलिनी जो था ये एक योग्य और मतलब व्यक्तित्व था, इसका नेतृत्व भी अच्छा तरीके से करता था फासिस्ट दल का, और मुसोलिनी भाषण देने में भी एक प्रकार से उसकी कला भी इसके पास थी, प्रवीण था उसमें, और उसने अपने भाषणों के द्वारा फासिस्ट दल के सिद्धांतों का बहुत अधिक प्रचार किया। 31 अक्टूबर 1922 ईस्वी को वह इटली का प्रधानमंत्री बना, और इटली में तानाशाही शासन स्थापित कर दिया। किसने? ये मुसोलिनी ने ही किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 28 अक्टूबर 1922 ईस्वी को मुसोलिनी ने क्या किया? अपने 50,000 स्वयं सेवकों के साथ रोम पर आक्रमण कर दिया इसने, और 31 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन जाता है, और खास करके कुछ ही महीनों बाद उसने इटली में तानाशाही शासन स्थापित भी कर दिया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो 31 अक्टूबर को खास करके इटली का प्रधानमंत्री बनता है मुसोलिनी, और तानाशाही वहाँ पर स्थापित हो जाती है। और खास करके प्रधानमंत्री बनने के बाद में मुसोलिनी ने इटली में शांति व्यवस्था भी स्थापित करी थी, और 1924 ईस्वी में चुनाव करवाया इसने, और फासिस्ट दल को स्पष्ट बहुमत भी प्राप्त हुआ। इसके बाद में अपने विरोधियों का दमन करना इसने प्रारंभ कर दिया, और सभी राजकीय पदों पर फासिस्ट दल के सदस्यों को नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही साथ राजकीय पदों पर फासिस्ट दल के जो सदस्य थे उनको भी नियुक्त कर दिया, और इसने सभी विरोधी राजनीतिक दलों को भंग कर दिया, और खास करके इटली में तानाशाही प्रारंभ हो जाती है मुसोलिनी के आ जाने से। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका आ चुका है। 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, लोजान की संधि। लोजान की संधि क्या थी भाई? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। लोजान की संधि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लोजान या लोसान, ठीक है, इसकी संधि क्या थी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो खास करके तुर्की के नई सरकार के साथ साथ आप देखते विवादग्रस्त जो मामले थे उसको नए सिरे से निपटारा करने के लिए
ये जो हुआ था खास करके लोजान की संधि, ये 10 नवंबर को हुई थी। ठीक है, 10 नवंबर को ये संधि हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। 10 नवंबर 1922 ईस्वी में संधि हुई थी। कौन सी संधि? लोसान की संधि। स्विट्जरलैंड को, खास करके स्विट्जरलैंड के अन्यतम नगर था लुसान, उसी में एक सम्मेलन प्रारंभ हुआ था जिसमें भाग लेने वाले देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, इसके अलावा और भी लोग थे जैसे कि इटली, यूनान, जापान, अमेरिका, रूस, रोमानिया, यूगोस्लाविया, तुर्की, ये सब थे। और बहुत विवाद के बाद में 15 जुलाई 1923 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ जिसे लोसान की संधि कहा जाता है। और इस संधि के आप देखते अनुसार पूर्वी थ्रेस जो था, अस्मारना, अडेलिया, इसके अलावा अनातोलिया, ये सब प्रदेश जो थे ये सेब्रे की संधि के अंतर्गत विविध यूरोपीय राज्य को दे दिए जाते हैं। तुर्की को आपस दे दिए गए कुछ। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, लोसान की संधि के अनुसार अनातोलिया पर तुर्की की सार्वभौम सत्ता को स्वीकार कर लिया गया। आर्मीनिया तथा कुर्दिस्तान को स्वतंत्रता देने की जो बात थी उसको रद्द कर दिया गया। कुस्तुनतुनिया, पूर्वी थेल्स, गैलीपोली, सिलिसिया और इसके अलावा अदालिया, अस्मरना, इस सब पर तुर्की का अधिकार हो गया, प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली तुर्की ने। परंतु इंग्लैंड और फ्रांस के संरक्षक में रखे गए प्रदेश तुर्की को वापस नहीं लौटाए गए। ये बात ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड और फ्रांस के संरक्षण में रखा गया और प्रभुसत्ता तो रही, लेकिन उसको खास करके कहीं न कहीं पे उसको फ्रांस और इंग्लैंड के साथ ही भी कहीं न कहीं पे उसके अंतर्गत ही रहा। तो कई प्रकार की चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है WHO। WHO क्या है भाई? तो इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। WHO को विश्वव्यापी पैमाने पर स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक विश्व की स्वास्थ्य संगठन है WHO की स्थापना की गई। सामाजिक और आर्थिक परिषद ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन करके इसका संविधान बनवाया और 7 अप्रैल 1948 को इस संगठन की स्थापना कर दी गई। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य संसार को बीमारी से मुक्त करना है, ताकि पूरे संसार में बीमारी ही ना फैले। अगर बीमारी भी हो तो बीमारी की जो एक प्रकार से जल्दी से जल्द निपटारा बीमारी से किया जाए। 12वां क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है म्यूनिख समझौता। म्यूनिख समझौता क्या था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है। म्यूनिख समझौता के बारे में आप क्या जानते हैं, बताएं। तो म्यूनिख समझौता की बात की जाए तो म्यूनिख के ब्राउन हाउस में 4 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन 29 सितंबर 1938 ईस्वी को जर्मन नागरिकों से संबंधित प्रश्न पर आयोजित हुआ। और इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के प्रतिनिधियों को खास करके उनके प्रतिनिधियों का चेकोस्लोवाकिया मसले पर सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि हिटलर की साम्राज्यवादी नीति पर क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए, अंकुश लगा दिया जाए। ठीक है, तो इसी के लिए म्यूनिख समझौता किया गया था, ताकि हिटलर जो था वो साम्राज्यवादी नीति जो उसकी लगातार बढ़ रही थी उसको रोका जा सके। 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे। वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन की बात की जाए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, और इनका व्यक्तित्व अनोखा था। और पेरिस शांति सम्मेलन का सर्वोच्च पुरोहित भी ये थे, जिसमें खास करके सम्मेलन के प्रारंभ में बहुत ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त की इन्होंने। इसके अलावा इनके बारे में और कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, जैसे कि वह स्वयं को खास करके मानव जाति की नई व्यवस्था करने वाला पैगंबर भी मानते थे। इसके अलावा यूरोप में उस समय यह भावना विद्यमान थी कि केवल विल्सन ही ऐसा व्यक्ति है जो विभिन्न राष्ट्रों के राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ है, ऐसा लोगों को लगता था। तो ये वुडरो विल्सन था, अमेरिका का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। वर्साय संधि का महत्व बताएं। वर्साय संधि के द्वारा भविष्य में राष्ट्रों के बीच युद्ध टालने की दिशा में एक कदम उठाने की कोशिश की गई और संसार में शांति स्थापना के लिए राष्ट्र संघ जैसी संस्था की नींव डाली गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, इन लोगों का इस प्रकार की संस्थाओं का क्या हुआ? निर्माण किया गया। और यह संधि संसार के इतिहास में एक नए दृष्टिकोण की सूचक थी। वर्साय की संधि, वर्साय की संधि का जहाँ एक तरफ महत्व है, वही वर्साय की संधि खास करके द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार भी मानी जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वर्साय संधि
जैसी कठोर और अपमानजनक संधि की शर्तों का कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र एक लंबे समय तक के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ऐसी संधि थी। जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए इस तरह की स्थिति से कोई सबक नहीं मिल सकती थी और यह एक घोर अपमान था जर्मनी का, जिसको जर्मनी कभी भी सहन नहीं कर सकता था और जिसके लिए यह स्वाभाविक था कि भविष्य में वह फिर से युद्ध करेगा। ऐसा बिल्कुल उसी समय तय हो गया था और कहीं ना कहीं पे इसीलिए प्रश्न भी बनता है कि वर्साय की संधि कहाँ तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी, बताएं। तो बिल्कुल जिम्मेदार थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्साय की संधि एक प्रकार से उसमें बड़ा गलत किया गया जर्मनी के साथ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आपका है कि न्यूइली की संधि। न्यूइली की संधि क्या भाई? तो पेरिस में एक स्थान है न्यूइली, तो उसी न्यूइली का स्थान पर 27 नवंबर 1919 ईस्वी को बुल्गारिया के साथ मित्र राज्यों की क्या हुई? संधि हुई, जिसको न्यूइली की संधि कहते हैं। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है, और उसमें न्यूइली स्थान है, वहीं पर हुआ था। मित्र राष्ट्रों की संधि हुई बुल्गारिया के साथ और संधि के अनुसार बुल्गारिया को उन अधिकृत प्रदेशों को लौटा देना पड़ा जिसको उसने युद्धकाल में जीता था। बुल्गारिया एक बहुत ही छोटा देश हो गया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उस पर एक बहुत बड़ी रकम भी लाद दी गई, यह भी इसमें किया गया था। तो कहीं ना कहीं पे ये भी वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में सभी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न आपका है, अल्सेस लारेन की समस्या क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 11 दिन बाद ही 1918 ईस्वी में फ्रांस ने अल्सेस लारेन के प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया और पहले तो यहाँ के निवासियों ने फ्रांसीसी शासन का स्वागत किया, लेकिन शीघ्र ही उनको फ्रांसीसी शासन से असंतोष होने लगा और वह इस बात के लिए आंदोलन भी करने लगी कि अल्सेस लारेन में फिर से स्थानीय स्वतंत्रता दी जाए। ये लोग फिर से जर्मनी के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करने लगे, तो ये अल्सेस लारेन की समस्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 17 नंबर देखेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा। तो 1 जनवरी 1942 ईस्वी को वाशिंगटन में 26 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही आप देख रहे हैं। और इस सम्मेलन में धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले संयुक्त राष्ट्रों ने घोषणा कर दी कि वे धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने समस्त साधन स्रोतों का उपयोग करेंगे और सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ पूरा सहयोग करेंगे और कोई भी राष्ट्र शत्रु राष्ट्र से अकेले ही युद्ध विराम संधि नहीं करेगा। इसी घोषणा से संयुक्त राष्ट्र संघ का सूत्रपात हो जाता है 1 जनवरी 1942 को। अगला प्रश्न आपका 18वां नंबर क्वेश्चन है, पेरिस समझौता 1928 यानी 1928 में जो पेरिस समझौता हुआ उसके बारे में बताएं। तो 27 अगस्त 1928 ईस्वी को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, इन सभी देशों खास करके 15 राष्ट्रों के प्रतिनिधि पेरिस में एकजुट हुए और खास करके उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया और इसी समझौते को पेरिस पैक्ट या केलॉग बिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या पेरिस समझौता, पेरिस पैक्ट, कुछ भी बोलो। और इस समझौते को विभिन्न राष्ट्रों ने विभिन्न शर्तों और सीमाओं के साथ स्वीकार भी किया था। तो लगभग 15 राष्ट्रों के बीच का एक समझौता एकजुट होकर के उसी को पेरिस पैक्ट या केलॉग बिया कहा जाता है। 27 अगस्त 1928 को हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रसंघ के उद्देश्य क्या थे? तो राष्ट्रसंघ एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी जिसके मुख्य उद्देश्य थे, पहला युद्ध करना, दूसरा शांति की स्थापना करना, तीसरा था 1919 की संधि के द्वारा निर्धारित दायित्वों को पूरा करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वार्थ की भावनाओं का परित्याग करके प्रत्येक कार्य को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से करना, ये राष्ट्रसंघ का उद्देश्य भी था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 20 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, 20वां नंबर प्रश्न क्या है, मैंडेट पद्धति संरक्षण प्रथा क्या है? तो संरक्षण प्रथा की बात की जाए तो इसे अधिदेशीय या आदेश व्यवस्था भी कहा जाता है। मैंडेट पद्धति को, संरक्षण प्रथा को, इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रसंघ पर यह उत्तरदायित्व डाला गया था कि वह भूतपूर्व जर्मन साम्राज्य के उपनिवेशों और टर्की के खलीफा के साम्राज्य के अरब उपनिवेशों के कल्याण और उनकी उन्नति की व्यवस्था करे।
राष्ट्र संघ ने इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उपर्युक्त प्रदेशों का शासनाधिकार विभिन्न देशों को सौंपा था। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका है 21 नंबर देखेंगे, मेमल समस्या क्या थी। मेमल समस्या के बारे में बताएं। तो 1923 ईस्वी में लिथुआनिया ने खास करके मेमल पर आक्रमण करके फ्रांसीसियों को निकाल दिया। लिथुआनिया ने जब मेमल पर आक्रमण किया तो फ्रांसीसी वहाँ पर जो थे उनको निकाल दिया। 1923 की बात है और यह समस्या राष्ट्रसंघ की परिषद को सौंप दी जाती है उसके बाद में। और तब राष्ट्रसंघ ने यह निर्णय लिया कि बंदरगाह को छोड़ करके, जो बंदरगाह है जहाँ पर जहाज़ें वगैरह आती हैं, उसको छोड़ करके शेष संपूर्ण मेमल का जो क्षेत्र है उसका स्वामी कौन रहेगा, उसका स्वामी लिथुआनिया ही है। और साथ ही मेमल वासियों को आंतरिक स्वतंत्रता भी दी गई। मेमल बंदरगाह पर शासन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना भी की गई, खास करके मेमल समस्या को सुलझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 22 नंबर देखेंगे। प्रश्न है स्टालिन की विदेश नीति। तो विदेश नीति के क्षेत्र में स्टालिन ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए और उसने रूस को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करने की नीति अपनाई। पहले तो उसने पड़ोसी राज्यों के साथ अनाक्रमण समझौते किए, उसके बाद में अमेरिका से अपने संबंध सुधारे भी। जर्मनी में हिटलर के उदय के साथ ही 1934 से 1938 ईस्वी के बीच रूस की विदेश नीति में मौलिक परिवर्तन भी आया, खास करके स्टालिन की विदेश नीति से। और हिटलर ने स्वयं को साम्यवाद का घोर शत्रु भी घोषित किया था। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है आपका कासाब्लांका सम्मेलन, ये कब हुआ था। तो 20 मई 1942 ईस्वी से जनवरी 1943 ईस्वी के बीच में राष्ट्रों के बीच में तमाम सारे अनेक सम्मेलन होते हैं। और 14 से 24 जनवरी 1943 ईस्वी में मोरक्को जो रूस में पड़ता है उसके कासाब्लांका नगर में चर्चिल, रूजवेल्ट और जनरल डिगाज ये लोग गए और एक सम्मेलन हुआ। और इसमें यह घोषणा की गई कि इटली के द्वारा जो उत्तरी अफ्रीका है उस पर आक्रमण करने से पहले उस पर आक्रमण करके उसे पराजित किया जाए। और इसी में 44 प्रतिनिधियों के द्वारा स्वयं एक कृषि सम्मेलन में विस्थापित लोगों के भोजन की समस्या पर भी विचार किया गया था। तो ये कासाब्लांका सम्मेलन था जिसमें ये बातें की गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका है अटलांटिक चार्टर, ये क्या था भाई। अटलांटिक चार्टर के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अटलांटिक चार्टर क्या था, बताइएगा सभी लोग। अटलांटिक चार्टर तो 1941 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, ठीक है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन उस समय, विंस्टन चर्चिल, और अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। अटलांटिक महासागर में एक युद्ध पोत पर भेंट हुई और उन्होंने मित्र राष्ट्रों के युद्ध उद्देश्यों का एक अष्टसूत्री घोषणा पत्र भी तैयार किया था जिसे अटलांटिक चार्टर के नाम से संबोधित किया जाता है। और चार्टर का उद्देश्य नाजियों के विरुद्ध लड़ने का उत्साह पैदा करना था। नाजीवाद जो हिटलर का था उसके विरुद्ध एक प्रकार से युद्ध लड़ने का उत्साह लोगों में भरना था। अटलांटिक चार्टर में यही बात हो गई। 25वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। रूजवेल्ट की न्यू डील क्या थी। तो रूजवेल्ट जो थे खास करके उनकी न्यू डील क्या थी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये 1933 ईस्वी में FD रूजवेल्ट जो थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं और उसने अमेरिका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए जो कार्यक्रम आरंभ किया उसी को न्यू डील के नाम से जानते हैं। तो इसी को रूजवेल्ट की न्यू डील भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, वास्तव में न्यू डील जो था, न्यू डील लोकतांत्रिक दर्शन पर आधारित कार्यक्रम था जिसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय आर्थिक स्रोतों का लाभ जनसाधारण तक पहुंचाने का था। सुविधा, पुनरुद्धार व सुधार न्यू डील कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ थे। तो ये विड्रो विल्सन रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था ये अमेरिका में, ताकि अमेरिका आगे बढ़ सके। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर देखेंगे आप सभी लोग। जो है प्रश्न क्या है आपका, एंटी कॉमिनटर्न पैक्ट, जो एंटी कॉमिनटर्न पैक्ट था इसके बारे में क्या जानते हैं आप। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिटलर जो था वो अपने को अकेला महसूस करने लगा था और उसने अनुभव किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अकेलापन दूर करने के लिए तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसने समान विचारधारा थी वह हितों वाले कुछ राष्ट्र जो थे उनके साथ मैत्री करना आवश्यक समझा। और इटली के साथ मैत्री कर लिए। जर्मनी तथा इटली में आसानी से मित्रता हो गई 1936 ईस्वी में।
और खास करके जिसे इतिहास में एंटी कम्युनिटर्न पैक्ट या फिर रोम बर्लिन धुरी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, जो ये जर्मनी और इटली वाले देश थे, जापान वगैरह, इनको धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। ये सब धुरी राष्ट्र थे। और बाकी जितने भी पूरा संसार था वो मित्र राष्ट्र था, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो मतलब अमेरिका हो गया और ब्रिटेन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी देश जैसे कि रसिया, ये सब जो थे ये क्या थे, ये मित्र राष्ट्रों में थे। और एक धुरी राष्ट्र थे जो कि एक प्रकार से जर्मनी, इटली और ये थे। तो ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसे हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में खास करके ऐसे ही बटा था। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताएं। तो मानव जाति को भावी संततियों को युद्ध की विभीषिका से मुक्ति प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, इसके लिए शांति को संकट में डालने वाले जो सभी कार्य हैं उसके विरोध के लिए सामूहिक उपायों को ग्रहण करना तथा शांति को भंग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर शांतिपूर्ण उपायों से हल करना, ये तमाम प्रकार के उद्देश्य रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में क्या जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में बना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सका, अतः एक नए न्यायालय की स्थापना की गई। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत स्थापित इस न्यायालय को एक नया न्यायालय कहना उचित नहीं है। केवल नाम परिवर्तन को छोड़ करके पुराने न्यायालय के विधान में कुछ शाब्दिक परिवर्तन के अतिरिक्त नए न्यायालय में कोई नवीनता नहीं आई है, ये बात ध्यान रखें। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यही है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, प्रश्न आपका आ चुका है भाई, शोगुन सरकार, ये क्या है भाई शोगुन सरकार। तो 12वीं शताब्दी में योरितोमा के समय से खास करके जापान में शक्तिशाली सामंतों का एक काल प्रारंभ होता है, एक समय प्रारंभ होता है। इसके पश्चात ये सामंत जो है सम्राट को अपने हाथ की कठपुतली बनाते रहे, किंतु इन्होंने सम्राट को अपने पद से कभी नहीं हटाया और सम्राट शक्तिशाली सामंतों को शोगुन की उपाधि देते थे। शोगुन का अर्थ होता है बर्बरों का दमन करने वाला, और सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था शोगुन, और इसी नाम से जापान की सरकार का स्वरूप सैनिक बन गया, ठीक है, शोगुन से ही। 30वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कैला गर्बियां पैक्ट बताएं। तो कैला गर्बियां पैक्ट क्या था भाई। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, खास करके चेकोस्लोवाकिया, तो ये लोग के मतलब इन देशों के प्रतिनिधि और खास करके ब्रिटेन के प्रतिनिधि, अमेरिका के, जर्मनी के, इटली के, जापान के, फ्रांस के, बेल्जियम के, पोलैंड के, चेकोस्लोवाकिया के, इन सभी के प्रतिनिधि जो थे, देश को चलाने वाले जो लोग थे, 27 अगस्त 1927 को पेरिस, फ्रांस की राजधानी में एकत्र हुए और इन 9 राज्यों ने मिलकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार उन्होंने निश्चित किया कि वे राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को निपटाने के लिए युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे। यह समझौता पेरिस पैक्ट या कैला गर्बिया पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लोकार्नो समझौता। लोकार्नो के समझौता की बात की है तो 5 अक्टूबर 1925 ईस्वी को जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों की वार्ता स्विट्जरलैंड के झील के किनारे बसे लोकार्नो नामक स्थान पर आरंभ हुई। और युद्ध के बाद में खास करके यह प्रथम अवसर था जब जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के साथ समानता के स्तर पर बातचीत करने का मौका मिला। और इस सम्मेलन में खास करके इतने अधिक स्नेह और सौहार्द का वातावरण था कि इसे पुरानी कटुता और शत्रुता का अंत करने वाली लोकार्नो की भावना या लोकार्नो समझौता कहा गया। लोकार्नो मतलब एक प्रकार से कि भाई विश्व के स्तर पर काम करेंगे, मित्रता हो जाएगी सभी में जो झगड़े कर रहे थे पहले। अगला प्रश्न है आपका है 32 नंबर, मुस्तफा कमाल पाशा, ये कौन था भाई। तो मुस्तफा कमाल आधुनिक तुर्की का जन्मदाता था। इसने अपने सुधारों से तुर्की को खास करके अच्छा किया, उसकी काया पलट दी और तुर्की को एक शक्तिशाली और गौरवशाली राष्ट्र बना दिया। और खास करके जो कमाल पाशा था, मुस्तफा कमाल पाशा, वह एक कुशल प्रशासक था, चतुर राजनीतिज्ञ था, महान राष्ट्रनायक था और इसने तुर्की को एक नया संविधान, एक नई अर्थव्यवस्था, एक नया समाज, एक नई वैदेशिक नीति, ये सब दिया मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की को। और इसने खलीफा के पद को समाप्त करके तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया और यह उसका एक क्रांतिकारी कार्य भी था।
तुर्की का, मुस्तफ़ा कमाल पाशा का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, खास करके मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुर्की के लिए नहीं बल्कि एक प्रकार सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जनवरी 1919 में पेरिस के शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की योजना का एक प्रारूप तैयार किया गया, एक सांचा तैयार किया गया। कर्नल हाउस, सेलिल विल्सन, जनरल जो है स्मट्स, इन सभी के द्वारा राष्ट्र संघ की योजना के प्रारूप तैयार किए गए। 28 अप्रैल 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन ने राष्ट्र संघ के संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया। 18 जनवरी 1920 से राष्ट्र संघ ने विधिवत कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये एक प्रकार से राष्ट्र संघ की स्थापना ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में, ताकि दोबारा युद्ध ना हो, इसके लिए किया गया था, लेकिन उसमें ये सफल नहीं रहा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब की गई? तो वाइमर या बीमर जो है खास करके जर्मनी के संविधान का भी नाम है, मतलब कि जर्मनी की संसद का भी नाम है। देखिए, प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की स्थापना की गई। जनवरी 1919 में जर्मन रिस्टाग यानी संसद के चुनाव हुए और नई सरकार का गठन किया गया। इस प्रजातंत्र को वाइमर गणतंत्र भी कहा जाता है। वर्साय की आरोपित संधि के साथ वाइमर गणतंत्र के सहयोग ने उसके भविष्य को शुरू से ही अंधकार में बना दिया, क्योंकि जर्मन जनता के लिए वर्साय की संधि घोर कलंक थी और वाइमर गणतंत्र ने उसे स्वीकार किया था। तो कहीं ना कहीं पे ये उनके दिल में बैठ गया था और इसके कारण से ही दूसरा विश्व युद्ध आप देखते बाद में होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, लेनिन की लेनिन की नई आर्थिक नीति के बारे में क्या जानते हैं? तो लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार पहली बात तो ये कि किसान सरकार को सारी उपज ना दे करके केवल कर देने लगे और उन्हें अपनी उपज का पूरा अधिकार हो गया। किसानों को वे उसे कहीं भी किसी भी मूल्य पर स्वयं बेच सकते थे। दूसरी बात, कारखानों तथा अन्य उत्पादन साधनों पर विदेशी पूंजीपति धन लगा सकते थे, ऐसा भी एक प्रकार से छूट मिली। बड़े बड़े कारखानों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया, ये भी एक प्रकार से ये नई आर्थिक नीति में बताई गई लेनिन के। तो ये सारी चीज़ें एक प्रकार से एक क्रांतिकारी काम थे लेनिन के। तो आप देखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध वो कब से कब तक चलता है? 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है, ठीक है, 18 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? 1939 से लेकर के 1945 तक, ठीक है, ये चलता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से ये कुछ विश्व युद्ध के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। तो इस प्रकार से आपने देखा। आगे हम चर्चा करते रहेंगे और भी मॉडल पेपर जब इसका आएगा तो एक मॉडल पेपर मैं दूंगा जिसमें और भी चीज़ों पर मैं चर्चा कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद में आपका पेपर नंबर जो 3 होगा उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को 2 से 3 बार इसको देख लीजिएगा। ओके, चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दूं कि इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का जो है महासंग्राम रिवीजन क्लास BA तृतीय वर्ष वालों के लिए पेपर 2 का भारतीय राजनीतिक विचार यानी पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटिकल जो थॉट है उसके बारे में हमने चर्चा कर दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, तो यह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अभी कल या परसों इस वीडियो को मैंने दिया था। तो चलिए फिर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।